नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस YouTube चैनल पर। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है केमिस्ट्री की क्लास का। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो पिछली जो कक्षा है उसमें हमने पढ़ा था चालकता के प्रकार के बारे में। हमने पढ़ा था चालकता के क्या क्या प्रकार होते हैं, जिसमें हमने विशिष्ट चालकता और आपके मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनको लेकर चर्चा की थी। और इनका जो प्रतीक यानी माफ कीजिएगा मात्र क्या होते हैं, ये हमने लेकर चर्चा की। आज हम बात करेंगे एक तो कि जो विशिष्ट चालकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जिससे लगभग प्रश्न पूछा ही जाता है, कोलराउस के नियम, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि वो नियम क्या है, उससे किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक जनरली छोटी सी बात कर लेते हैं कि जो चालकता जो होती है, इस चालकता पर जो तनुता है या अपन कह सकते हैं सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, तनुता का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है चालकता पर। देखिए, विद्युत अपघट्य के बारे में हमने बात की थी कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित करने पर उनका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है ना, ये हम बात कर चुके थे। अब देखिए कि विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के हमने पढ़े थे, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। दो प्रकार के विद्युत अपघट्य की हम बात कर चुके थे पहले। जो इसका जो पहला पार्ट है इस थर्ड लेसन का, उसके अंदर अपन बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य है उस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हम बात कर चुके थे कि तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। ये हम बात कर चुके थे, है ना। अब देखिएगा कि अगर विद्युत अपघट्य कैसा है, प्रबल है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघट्य अगर प्रबल है तो क्या होगा, और यदि विद्युत अपघट्य अगर कैसा है, दुर्बल है तो क्या होगा। अगर अपन प्रबल विद्युत अपघट्य है, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य वो होता है जो 100% क्या हो जाए, आयनित हो जाए। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होता है जो 100% क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है। जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जबकि जो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होगा, जो पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाएगा उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे, और जो पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। बात करते हैं अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है। आज थोड़ा सर दर्द कर रहा है मेरा हल्का सा, इसलिए थोड़ा बोलने भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर थोड़ा भारी भारी सा हो रखा है। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है मेरी आवाज आपको थोड़ी ऐसी लगे क्योंकि थोड़ा सर दर्द कर रहा है, इसलिए थोड़ा मैं थोड़ा कॉन्सेंट भी कंपेयर कर पा रहा हूँ इस पे। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे हम, प्रबल विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। और जो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब देखिएगा कि अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है और उस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी आपने एक पात्र लिया, उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, आपने एक पात्र लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य डाल दिया। क्या डाल दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले, मान लो सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो ये सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसलिए हम जैसे इसको विलयन के अंदर डालेंगे ये आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, यानी 100% ये वियोजित हो चुका है, 100% वियोजित हो चुका है सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सोडियम क्लोराइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और ये 100% वियोजित हो चुका है। अब मैं इसकी तनुता को बढ़ा रहा हूं, यानी इसके अंदर थोड़ा क्या मिला रहा हूं, पानी और मिला रहा हूं, तनुता को बढ़ाऊंगा तो क्या इसके वियोजन की मात्रा और बढ़ेगी। आपको कहोगे सर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि पूरी तरह से आयनों में पहले ही टूट चुका है। सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से आयनों में पहले ही टूट चुका है। तो अब क्या होगा कि जब अपन इसके अंदर पानी मिलाएंगे तो क्या आयन बढ़ेंगे, आयन नहीं बढ़ेंगे, आयन नहीं बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आयन जो है इसके अंदर अब नहीं बढ़ेंगे। क्लियर। अब क्या होगा देखो,
यहां पर क्या हो सकता है पानी मिलाने से कि जो इसकी जो श्यानता है वो कम हो सकती है, क्योंकि विलयन का जो गाढ़ापन है, पानी मिलाने से विलयन का गाढ़ापन कम हो जाएगा, यानी श्यानता कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो आयन जो है ये आसानी से गति कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है और हमने क्या किया, उसकी तनुता को बढ़ाया, मतलब उसके अंदर पानी मिलाया, यानी पहले वियोजित तो पहले ही हो चुका है, 100% आयन में पहले से ही टूट चुका है, तो अब पानी मिलाने से टूटेगा तो है नहीं, लेकिन होगा क्या, उस विलयन की जो श्यानता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी विलयन का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण इसके जो आयन है, ये आयन जो है आसानी से क्या कर पाएंगे, गति कर पाएंगे, जिससे चालकता बढ़ेगी। ठीक है, तो सीधा सा क्या पर क्वेश्चन बन सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में भी कि जब प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी जब तनुता को बढ़ाया जाता है तो चालकता क्यों बढ़ती है, चालकता बढ़ती है क्योंकि उसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता को बढ़ाने पर, यानी उसकी तनुता को बढ़ाने यानी पानी मिलाने पर उसकी चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विलयन की श्यानता कम हो जाती है। ठीक है, जिसका विलयन आसानी से गति कर सकता है, विलयन आसानी से गति करेगा यानी विलयन का गाढ़ापन कम हो जाएगा, विलयन का गाढ़ापन अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, आयन उसमें आसानी से मूव कर पाएंगे, जिससे चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की। किसकी बात करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की। दुर्बल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से अपन जानते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे कि वे विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, जो पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी कोई भी आपके पास एक विद्युत अपघट्य है जो पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होगा, वो क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर मैं कोई एक दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लेता हूं इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं अपन एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा। ठीक है, अब लेकिन जब अपन ने इसको इसके अंदर मिला दिया, ये ऐसे टूट गया एसिटेट आयन और H+ आयन में। जब अपन किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर पानी मिलाते हैं तो क्योंकि ये क्या पूरी तरह से आयनों में टूटा हुआ है क्या, नहीं है, तो जब अपन पानी मिलाएंगे तो ये और टूटेगा। ध्यान दीजिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं होता है, लेकिन जब उसके अंदर अपन पानी मिलाएंगे यानी उसको तनु करेंगे तो उसका वियोजन बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दुर्बल विद्युत अपघट्य को तनु करने पर उसमें आयनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण चालकता बढ़ती है। क्लियर। अब देखो, आयन की संख्या बढ़ेगी तो चालकता ज्यादा बढ़ेगी, आयन की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। तो सीधा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी विलयन को तनु करते हैं, ठीक है, तो यदि विद्युत अपघट्य आपका कैसा है, प्रबल है, कैसा है, प्रबल, तो इसकी श्यानता क्या होगी, कम होगी, इसकी श्यानता कम होगी, श्यानता घटेगी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, श्यानता घटेगी, चालकता बढ़ेगी। और यदि विद्युत अपघट्य कैसा है, दुर्बल है, यदि विद्युत अपघट्य दुर्बल है और उसमें अपन पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी, क्या होगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड में तो इसके क्वेश्चन बहुत कम चांस में आते हैं इस टाइप के, लेकिन आपके जो नीट है या जेई है उसमें आपको कोई कथन देके पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से सही कथन है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन उसका कारण क्या है, उसकी श्यानता कम हो जाती है। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन कारण क्या होगा, उसकी श्यानता कम हो जाएगी। उसी प्रकार तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन कारण क्या है, उसके अंदर आयनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। तो ये तो हमने बात कर ली चालकता के ऊपर तनुता का क्या प्रभाव होता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता के ऊपर तनुता का क्या प्रभाव है और मोलर चालकता के ऊपर तनुता का क्या प्रभाव है, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को प्रभावित करने वाले कारक जिसे अपन बोलते हैं कप्पा कहते हैं, कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं ना इसको।
पिछले लेक्चर में देख सकते हो आप, विशिष्ट चालकता को अपन कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है, देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है कि आपके पास कोई एक सेमी क्यूब आयतन है या 1 ml आयतन का कोई, मान लो ये है कोई इस तरह से, माफ कीजिएगा, है ना, ये आपके पास कोई एक गन है और इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, कोई भी विलयन भर रखा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसकी सांद्रता बढ़ाओगे, सांद्रता बढ़ाओगे तो कप्पा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सांद्रता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है। यानी कप्पा क्या होता है, बढ़ता है। सांद्रता बढ़ाने पर कप्पा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यदि इसके अंदर मैं क्या करता हूं, पानी मिला देता हूं, यानी तनुता बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसके अंदर क्या करता हूं, पानी मिलाता हूं, यानी तनुता बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में, यानी ध्यान दीजिएगा, कप्पा यानी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं कि एक सेमी क्यूब या 1 ml विलयन में उपस्थित आयनों के कारण उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, 1 ml विलयन में उपस्थित, 1 ml विलयन में उपस्थित आयनों के कारण उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, मैं पहले क्या करता हूं, मैं इसके अंदर 1 लीटर, मान लीजिएगा इसके अंदर पानी लेता हूं, समझिएगा ध्यान से, 1 लीटर पानी लेता हूं इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर मान लो कि 200 ग्राम मैं क्या करता हूं, सोडियम क्लोराइड मिला देता हूं इसके अंदर, और फिर इसमें से मैं क्या करता हूं, 1 ml निकाल लेता हूं। उस 1 ml के अंदर जितने आयन होंगे, उस 1 ml में जितने आयन होंगे, उस आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाएगी, कप्पा यानी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा कि 1 लीटर जल के अंदर 200 ग्राम अपन ने सोडियम क्लोराइड घोला था, अब अपन ने जल और मिला दिया, यानी विलयन को अपन ने क्या कर दिया, तनु कर दिया। तो प्रति एकांक आयतन की अगर अपन बात करें, तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी नहीं होगी। पहले तो 1 लीटर जल था, उसके अंदर 200 ग्राम नमक है। अब नमक तो वही है, नमक अपन ने मिलाया नहीं, अपन ने पैकेट क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो विलयन क्या हो गया, बहुत ज्यादा तनु हो गया, तो आयन की संख्या तो कम होगी ना। विलयन के मुकाबले अगर अपन बात करें तो पहले 1 लीटर जल के अंदर 200 ग्राम नमक खोला था, यहाँ पर यूं कह सकते हैं समझने के लिए कि 200 आयन थे, मान लो 1 लीटर जल में 200 आयन थे, है ना, 1 लीटर जल में कितने आयन थे, 200 आयन थे। अब हमने पानी और मिला दिया, यानी 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो पानी तो कितना आ गया, 2 लीटर हो गया। अब 2 लीटर पानी के अंदर 200 आयन है, फिर अपने 1 लीटर जल और मिला दिया, अब 3 लीटर जल के अंदर 200 आयन, तो आयन की संख्या तो वही है, तो आयन की संख्या वही है, जल की मात्रा बढ़ती जा रही, तो आयन क्या होंगे, एक इकाई आयतन की अगर अपन बात करें तो आयनों की संख्या तो कम होगी ना, कि पहले 1 लीटर के अंदर 200 थे, फिर 2 लीटर के अंदर 200, फिर 3 लीटर के अंदर 200, तो विलयन तो तनु होता जा रहा है ना। अगर जैसे आप मान लो कि पहले मैंने इसमें से, मान लो कि यूं समझ लो, यहां से मैंने थोड़ा सा इसमें से 1 ml निकाला, तो पहले उसके, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं व्यवस्थित समझा देता हूं, मुझे पता है कम ही समझ में आया आपको। ये आपके पास एक पात्र ले लेते हैं अपन, पहले इसको ले लेते हैं, चलो अपन बाद में हटाओ इसको। इसके अंदर अपन ने 1 लीटर क्या भरा, जल भरा, और 200 ग्राम अपन ने क्या डाल दिया, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड के मान लो आयन बने, कितने बने, 200 आयन बने। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के कितने आयन बने, 200 आयन इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के बने। ठीक है, अब मैं इसमें से निकाल रहा हूं 1 ml निकाल रहा हूं, समझना ध्यान से। 1 लीटर जल के अंदर सोडियम क्लोराइड के 200 आयन है, उसमें से मैंने 1 ml निकाला। इस 1 ml में जितने आयन होंगे, उस आयनों के कारण जो चालकता उत्पन्न होगी, उसे अपन बोलेंगे विशिष्ट चालकता या कप्पा कहेंगे। क्लियर। अब मान लो कि इस 1 ml आयन के अंदर मुझे 10 आयन मिले, कितने मिले, 10 आयन। ठीक है, पानी कितना था, 1 लीटर था, पानी 1 लीटर था, 200 ग्राम अपन ने इसके अंदर नमक यानी सोडियम क्लोराइड घोला था। ठीक है, अब अपन नमक नहीं घोल रहे, अब मैं इसके अंदर पानी और डाल रहा हूं, मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया। ठीक है, 1 लीटर डालने पानी कितना हो गया, अब 2 लीटर हो गया। अब फिर मैं इसमें से क्या करता हूं,
फिर मैं इसमें से 1 ml निकालता हूं, क्या बताओ अब भी मुझे 1 ml के अंदर 10 आयन मिलेंगे? आपको कि सिर्फ विलयन अब क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा तनु हो चुका था, इतने आयन आपको नहीं मिलेंगे, आपको आयन कम मिलेंगे। सीधी सी बात है, आयन क्या मिलेंगे? अब कम मिलेंगे, क्योंकि पहले 1 लीटर में 200 आयन थे, अब 2 लीटर में 200 आयन है, तो मैं पहले मैंने 1 लीटर से 1 ml निकाला था, अब मैं 2 लीटर से 1 ml निकाल रहा हूं, तो मुझे आयन क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। आयन अगर कम मिलेंगे तो क्या होगा बताओ? चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ध्यान देना कि सांद्रता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, जबकि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है। सांद्रता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, जबकि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? घटती है। क्लियर? तो ये हमने बात कर ली विशिष्ट चालकता पर सांद्रता और तनुता का क्या प्रभाव होता है। क्लियर? चैट बॉक्स को सामने रखो है? ऐसे बोल दे सकते हैं उसमें भी। अच्छा चलो देखो आगे। अगले हम बात करते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता जिसे अपन लैम्डा एम के द्वारा दर्शाते हैं। मोलर चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? देखो इसका अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। लैम्डा एम बराबर अपन ने लिखा था कप्पा इंटू वी, फिर अपन ने लिखा था लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 और नीचे क्या था? सी। अब दो चीजों को आप देख के आप खुद बता सकते हो कि इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। V का मतलब क्या होता है? आयतन, और आयतन का मतलब होता है तनुता बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। भाई अगर किसी विजन को आप तनु कर रहे हो तो उसका आयतन तो बढ़ ही रहा है ना। किसी विजन को तनु करने का मतलब क्या हुआ? मेरे पास कोई विजन में उसको तनु कर रहा हूं, इसका मतलब उसके अंदर में क्या मिला रहा हूं? पानी मिला रहा हूं, और जब पानी मिला रहा हूं तो उसका आयतन तो बढ़ ही रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां साफ साफ देख सकते हो कि लैम्डा एम आयतन के क्या है? समानुपाती, जबकि सी यानी सांद्रता क्या है? लैम्डा एम के क्या हो गई? व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो सीधी सी बात अपन कह सकते हैं कि मोलर चालकता जो है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, जबकि ध्यान दीजिएगा तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, जबकि सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है? घटता है। सांद्रता बढ़ेगी, मोलर चालकता का मान क्या होगा? घटेगा, जबकि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे अपन विलयन को क्या करते जाएंगे? तनु करते जाएंगे, चालकता क्या होती जाएगी? मोलर चालकता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब यहां से आपका नया एक टॉपिक और शुरू होता है, ध्यान से समझिएगा कि मान लो कि मेरे पास एक पात्र है, ये एक पात्र है, ठीक है, इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो सांद्रता लिख रहा हूं, और यहां लिख देता हूं वी यानी तनुता लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं लैम्डा एम इधर। समझने के लिए केवल प्रारंभ में अपन बात करते हैं, अपन ने क्या किया? इसके अंदर पानी मिलाया, सांद्रता क्या हुई? कम हुई। तनुता क्या हुई? बढ़ी। तनुता बढ़ी तो लैम्डा एम क्या हुआ? बढ़ा। अपन ने फिर पानी मिलाया, सांद्रता क्या हुई? और कम हुई। तनुता और बढ़ी, तनुता और बढ़ी तो लैम्डा एम भी और बढ़ा। अपन ने फिर और पानी मिलाया तो सांद्रता और कम हुई, सांद्रता और कम हुई तो तनुता और बढ़ी, तनुता और बढ़ी तो चालकता भी और बढ़ी। फिर अपने और पानी मिलाया, ठीक है, पानी और मिलाया तो सांद्रता और कम हो गई, तनुता और बढ़ गई, तनुता बढ़ गई तो मोलर चालकता का मान और बढ़ गया, मोलर चालकता का मान क्या हो गया? और बढ़ गया। अपन ने और पानी मिलाया तो क्या हुआ? सांद्रता और कम हो गई, लगभग शून्य हो गई यूं कह सकते हैं, और विलयन की तनुता बहुत ज्यादा हो गई, अनंत तनुता कह सकते हैं, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि जब सांद्रता क्या हो जाए? शून्य हो जाए लगभग, और तनुता क्या हो जाए? अनंत हो जाए,
सांद्रता क्या हो जाए, शून्य हो जाए और तनुता क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो उस दौरान जो चालकता होगी उसे अपन बोलेंगे सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता। ध्यान दीजिएगा, जब किसी विलयन के अंदर बार बार पानी मिलाते जाएंगे, इतना पानी मिला दे कि उसकी सांद्रता क्या हो जाए, लगभग शून्य हो जाए, सांद्रता जो है लगभग शून्य हो जाए और जो तनुता है वो क्या हो जाए, अनंत हो जाए, सांद्रता शून्य हो जाए, तनुता अनंत हो जाए, तो उस दौरान जो चालकता होगी, मोलर चालकता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत मोलर चालकता कहेंगे। क्या कहेंगे, सीमांत मोलर चालकता उसे हम कहेंगे, जिसे अपन लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम अनंत लिख सकते हैं अपन, लैम्डा एम जीरो, या फिर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम अनंत। इसका मतलब क्या होगा, देखो लैम्डा एम अनंत का मतलब होता है कि शून्य सांद्रता या फिर अनंत तनुता। ध्यान दीजिएगा, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। तो सीधी सी ध्यान दीजिएगा, सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप कैसे दे सकते हो। सीमांत मोलर चालकता की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि सीमांत मोलर चालकता किसे कहेंगे, तो किसे कह सकते हैं सीमांत मोलर चालकता, कि शून्य तनुता या माफ कीजिएगा शून्य सांद्रता, शून्य सांद्रता, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है, उस विलयन की सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। शून्य सांद्रता, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर विलयन की, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता क्या कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, जिसे अपन देखो लैम्डा एम जीरो या फिर लैम्डा एम अनंत के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो इसे कोई भी विलयन है उसकी जो मोलर चालकता है या अपन यूं कह सकते हैं सीमांत मोलर चालकता है, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक समीकरण है डिब्बई-हकेल असंगर समीकरण, उस डिब्बई-हकेल असंगर समीकरण के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो वो एक सीधा सा आपको याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, इसमें एक ही समीकरण है और वही समीकरण आपके पूछी जा सकती है सीधा सा, क्योंकि ये इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, 12th में इसका डेरिवेशन नहीं है। जब आप फर्स्ट ग्रेड की अगर कोई तैयारी करोगे, बड़े होके एमएससी वगैरह करोगे, तो वहां पर ये चीज आपको मिलेगी, या बीएससी के अंदर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। तो देखो एक डिब्बई-हकेल असंगर समीकरण, डिब्बई-हकेल असंगर समीकरण, कुछ जगह पे आपको ओन-सेगर भी लिखा मिल सकता है, इसका ओन-सेगर, ओन-सेगर समीकरण। उन्होंने एक समीकरण दी थी लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम अनंत माइनस बी रूट सी, ये एक समीकरण उन्होंने दी थी, है ना, डिब्बई-हकेल असंगर समीकरण, जहां पर रूट सी क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगी, और बी यहां पर क्या है, स्थिरांक है, यहां पर बी क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। तो यहां अगर अपन ग्राफ बना के देखें, तो सरल रेखा समीकरण का अगर अपन ग्राफ बना के देखें, y बराबर एम एक्स प्लस सी, कौन सा, y बराबर एम एक्स प्लस सी का अगर अपन ग्राफ बना के देखें, यानी लैम्डा एम अनंत और इधर ले लेते अपन रूट सी, ठीक है। तो अगर देखो यहां पर इन्होंने ये प्रायोगिक मान है, इन्होंने एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए उन्होंने ग्राफ बनाया था, किसने, डिब्बई-हकेल और असंगर ने। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सा आपके, डिब्बई-हकेल असंगर समीकरण का, ठीक है, डिब्बई-हकेल असंगर समीकरण ये, ठीक है। तो इस समीकरण का उपयोग अपन करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में, किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। और इसका जो कर्व जो अपने को मिलता है, ढाल जो मिलता है इसका कैसा है, ऋणात्मक ढाल होता है इसका, कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मान लो कि HCl हो गया, NaCl हो गया, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, अब कैसे ज्ञात करें अपन, तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसको स्केल को द्वारा क्या करते हैं, इसको पीछे खींचते हैं, पीछे ले जाते हैं इसको इस तरह से, तो जहां पे ये काटेगा यहां पर, यानी ये इसकी क्या हो जाएगी,
सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाएगी, अनंत मोलर चालकता हो जाएगी। और उसी प्रकार से ये HCl की यहां से अगर अपन इसको खींचे यहां पर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, अनंत मोलर चालकता है ना। तो ये जो ग्राफ होता है इसका ऋणात्मक ढाल जो होता है इसका कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचोगे, यहां से इसको पीछे की तरफ खींचोगे, तो यहां पर जैसे अगर अपन बात करें इसकी सांद्रता तो ये हो गई, अगर बात करें सांद्रता तो ये हो गई, है ना, ये इनकी सांद्रता हो गई, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं कि मोलर चालकता चाहिए तो क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ खींचेंगे इसको अपन स्केल को जरा पीछे की तरफ खींचेंगे, तो जहां पे ये काटेगा, जहां पे ये काटेगा वो क्या हो जाएगी, इसकी सीमांत मोलर चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीमांत मोलर चालकता। क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है इस प्रकार से। और इसकी चालकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, इसको भी क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो जहां पे ये काटता है वो क्या हो जाएगी, आपकी चालकता आ जाएगी। अब लेकिन अगर इसके लिए जब दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जब डिबई-हकेल और आसंगर समीकरण की सहायता से जब ग्राफ बनाया गया दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, वो जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। जैसे मान लो ये लेते हैं अपन CH3COOH एसिटिक अम्ल के लिए। एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो जब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जब ग्राफ बनाया गया तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हुआ। अब अगर इसको मैं पीछे की तरफ खींचता हूं या इसको आगे ले जाता हूं, देखो मैं, तो ये इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। तो क्या मुझे इसकी चालकता प्राप्त होगी क्या, ये प्रबल विद्युत अपघट्य थे सोडियम क्लोराइड और HCl। तो हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ खींचा, तो ये यहां पर काट रहे हैं, तो जहां पे ये काट रहे हैं ये उसकी क्या हो जाएगी, सीमांत मोलर चालकता हो जाएगी। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसके लिए अपने को ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कर्व के रूप में, ठीक है। तो जब इसको अपन पीछे की तरफ खींचते तो ये ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो अपने को तो कभी ये मान प्राप्त होगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि इस प्रकार से जो डिबई-हकेल आसंगर समीकरण जो है इसका उपयोग प्रबल विद्युत अपघट्य, डिबई-हकेल आसंगर की जो समीकरण है इसका उपयोग प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। डिबई-हकेल आसंगर की जो समीकरण है उसका उपयोग किसमें करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात करने में अपन नहीं कर सकते हैं। तो बात आती है कि सर दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता है वो कैसे ज्ञात करेंगे। प्रबल की तो चलो आपने बता दिया कि प्रबल विद्युत अपघट्य है और उसकी अगर सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो डिबई-हकेल की समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि अगर आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया हो और दुर्बल विद्युत अपघट्य की अगर आपको सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए मेरे प्यारे लाडलू जो नियम दिया गया है वो है कोल-राउस का नियम। कौन सा नियम, कोल-राउस का नियम, ठीक है। तो कोल-राउस का नियम की हम बात करेंगे। कोल-राउस के नियम का जो उपयोग है, मुख्य उपयोग यही है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। तो हेडिंग लगा लीजिएगा कोल-राउस का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लो हेडिंग कोल-राउस, कोल-राउस का नियम। कोल-राउस का नियम, ठीक है। इसका उपयोग अपन किसमें करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका उपयोग अपन करते हैं। सीमांत मोलर चालकता, माफ कीजिएगा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता यानी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कोल-राउस के नियम का उपयोग करते हैं। ये नियम क्या कहता है लिख लीजिएगा एक बार सबसे पहले। अब देखिएगा कोई भी विलयन है, कोई भी विद्युत अपघट्य उसके अंदर क्या होंगे, दो आयन होंगे, एक धनायन होगा दूसरा क्या होगा, ऋणायन होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी ये एक विलयन है और ये मैंने ले लेता हूं, मान लो ये सोडियम क्लोराइड इसके अंदर भर रखा मैंने, तो ये टूटेगा कैसे, Na+ और Cl-, ठीक है। और मुझे पता चला कि इसकी जो चालकता है मान लो मुझे मिली 50 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। ये मान लो कि मुझे इसकी चालकता प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर केवल सोडियम की है, नहीं है, इसके अंदर दोनों आयन है, इसके अंदर धनायन भी है, इसके अंदर ऋणायन भी है। इसका मतलब ये 50 जो आपको मोलर चालकता प्राप्त हुई है 50 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये क्या हो गया, Na+ और Cl- दोनों का क्या है, योग है, दोनों की मिला के ये चालकता ही है, दोनों की मिला के ये चालकता ही। और यही कौन कहता है, कोल-राउस का नियम कहता है।
ठीक है। और ये कहता है कि अगर कोई विलयन के अंदर दो या दो से अधिक आयन उपस्थित हैं तो उसमें एक आयन की दूसरा आयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने लिया था NaCl लेता हूं मैं, ठीक है, NaCl लेता हूं, इसके अंदर मान लेते कि Na की चालकता मान लेते अपन 50 प्लस Cl की चालकता मान लेते अपन 70, कितने मान लेते हैं 70। अब मैं लेता हूं मान लो KCl, ठीक है, ये टूटेगा कैसे K प्लस और Cl माइनस, तो इसके अंदर जो क्लोराइड होगी इसकी चालकता कितनी होगी 70 ही होगी। पोटेशियम की चेंज हो सकती है, क्लोराइड की क्या होगी 70 ही होगी, यानी फिक्स है। एक आयन की चालकता पर दूसरे आयन की चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आयन की चालकता पर दूसरे आयन की चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उस विलयन की जो चालकता होती है उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों का क्या होता है, योग के क्या होती है, बराबर होती है। जितने उसके अंदर धनायन होंगे, जितने उसके अंदर ऋणायन होंगे, उन आयनों का जो योग होगा, उन आयनों की चालकताओं का जो योग होगा, वही उसकी क्या होगी, सीमांत मोलर चालकता होगी। ध्यान दीजिएगा, सीमांत मोलर चालकता क्या होगी कि कोई भी विलयन है उसके अंदर जो आयन होंगे, उस आयन के चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उस आयनों का जो योग होगा, उस आयनों की चालकता का जो योग होगा, वो ही क्या कहलाएगा, सीमांत मोलर चालकता कहलाएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जैसे मैं लिख देता हूं लैम्डा अनंत m न्यू प्लस और लैम्डा अनंत m प्लस प्लस न्यू माइनस लैम्डा अनंत m माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये धनायन की चालकता और ये ऋणायन की चालकता, ये धनायन की चालकता और ये ऋणायन की चालकता, इनका योग जो होगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत मोलर चालकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीमांत मोलर चालकता कहलाएगा। जहां पर ये क्या है, न्यू प्लस क्या है, धनायन की संख्या, धनायन की संख्या। उसी प्रकार से न्यू माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या। क्या है, न्यू माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या। ठीक उसी प्रकार से लैम्डा m प्लस, लैम्डा अनंत या लैम्डा जीरो भी लिख सकते, ये क्या है, धनायन की चालकता, धनायन की चालकता। और लैम्डा m माइनस अनंत, ये क्या है, ऋणायन की चालकता, ऋणायन की चालकता। ठीक है, तो ये कोलराउस के नियम की समीकरण है। ठीक है, कोलराउस ने क्या किया, कहा था कि किसी भी विलयन की सीमांत मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों की चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। जितने भी आयन होंगे उनके योग के क्या होगी, बराबर होगी। और एक विलयन के चालकता पर दूसरे विलयन की या दूसरे माफ कीजिएगा एक आयन की चालकता पर दूसरे आयन की चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यहां पर प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र प्रभाव दर्शाता है। एक आयन की चालकता पर दूसरे आयन की चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि इस पर यानी प्रत्येक आयन अपना क्या दर्शाता है, स्वतंत्र प्रभाव दर्शाता है। तो लिख लीजिएगा कोलराउस का नियम क्या है, लिखिए कोलराउस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, धनायन व ऋणायन के योग के बराबर होती है। विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन, नीचे लाइन में लिखिए, लाइन छोड़ के नीचे लाइन में, विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन की मोलर चालकता का मान अलग अलग होता है। विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन की मोलर चालकता का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है तथा प्रत्येक
प्रत्येक आयन अनंत अनुता पर, प्रत्येक आयन अनंत अनुता पर अपना स्वतंत्र योगदान देता है। प्रत्येक आयन अनंत अनुता पर अपना स्वतंत्र योगदान देता है, स्वतंत्र योगदान देता है। अर्थात एक आयन की चालकता पर, एक आयन की चालकता पर दूसरे आयन की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? तो ये हो गया कि सीमांत मोलर चालकता धनायन और ऋणायन के योग के क्या होगी, बराबर होगी। यहां पर न्यू प्लस क्या है, धनायन की संख्या, लैम्डा एम प्लस क्या है, धनायन की चालकता, प्लस न्यू माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या, और लैम्डा एम माइनस क्या है, ऋणायन की चालकता। लिख लीजिएगा इसको, देख लो इसका। क्या साफ नहीं दिख रहा क्या? लिख लिया? चलो अब देखते हैं अपन इसको। ये आपके सामने फॉर्मूला है और इसके हिसाब से अपन कुछ करके देखते हैं। जैसे मान लो कि एक बार फॉर्मूला वापस लिखता हूं आपका। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अनंत एम बराबर क्या है, न्यू प्लस लैम्डा अनंत एम प्लस प्लस न्यू माइनस लैम्डा अनंत एम माइनस। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन इसको मान लो सोडियम क्लोराइड के लिए लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। सोडियम क्लोराइड के लिए तो यहाँ सोडियम क्लोराइड की आपको क्या निकालनी है, अनंत मोलर चालकता निकालनी है सोडियम क्लोराइड की। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड NaCl, समझिएगा ध्यान से, NaCl बराबर। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये Na प्लस और Cl माइनस। तो आयन की संख्या एक ही है तो एक को लिखने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा अपन क्या लिख देंगे, लैम्डा अनंत Na प्लस प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। और ले लेते जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते अपन Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसको अगर अपन तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये 2Na प्लस और SO4 माइनस 2। तो इसका अपने को निकालना है, मान लो तो लैम्डा अनंत किसका निकाल रहे हैं अपन, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है बराबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, धनायन की संख्या, धनायन कितने यहाँ पर देखो, सोडियम 2 है तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। लैम्डा अनंत क्या हो जाएगा यहाँ पर Na प्लस प्लस सल्फेट कितना है, एक ही है तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट, लैम्डा अनंत SO4 माइनस 2। कोई दिक्कत, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अपन ये करते हैं, मान लो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसको अपन तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, Ca प्लस 2Cl माइनस। इसके अपने को निकालने तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, धनायन की संख्या एक ही है तो क्या लिख देंगे, लैम्डा अनंत Ca प्लस प्लस ऋणायन कितने हो गए, 2 तो 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत Cl माइनस। क्लियर? और देखो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते रे। और देखो जैसे मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसको अपन तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये Al प्लस 3 और 3Cl माइनस। इसके लिए लिखते हैं अपन लैम्डा अनंत क्या जाएगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बराबर, धनायन की संख्या एक ही है तो लैम्डा अनंत क्या हो जाएगा, Al प्लस प्लस ऋणायन कितने हैं, 3 है तो 3, फिर क्या जाएगा लैम्डा अनंत Cl माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कोलराउस के नियम से क्या कर सकते हैं, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो प्रबल लिख दिया आपने, अरे मैंने समझने के लिए लिखा रे, मैंने समझने के लिए लिखा कि किसी को तोड़ने के बाद अपन कैसे उसको लिख सकते हैं।
भले ये सोडियम क्लोराइड प्रबल हो, लेकिन मैंने समझने के लिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप खुद से बहुत सारे एग्जांपल लगा सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर आप खुद कोशिश कीजिएगा इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, एसिटिक अम्ल H2SO4 करके देखो इनको, और कुछ नहीं करना आपको। CaCO3 है ना, ये आप घर पे प्रैक्टिस करना, और इसके लिए आपको ये लिखना है कोलराउज की जो समीकरण है उसके हिसाब से आपको इनको सेट करना है कि कैसे क्या ये अपन कर सकते हैं इनको, है ना। लिख लिया, मिटा दे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में लिखते रहना। और चलो देखो, अब इसका अपन एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, दिए गए आंकड़ों की सहायता से, दिए गए आंकड़ों की सहायता से, दिए गए आंकड़ों की सहायता से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट की अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों की सहायता से, दिए गए आंकड़ों की सहायता से मैग्नीशियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट की अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। आंकड़े आपको दे रखे Mg+, ये दे रखा मान लो कि 20 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर दे रखा आपको Na+, ये दे रखा आपको 50 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। Cl-, ये आपको दे रखा है मान लो 30 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्या है, सल्फेट SO4-2, ये आपको दे रखा मान लो 40 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं, और इन आंकड़ों का उपयोग करते हुए आपको मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिख देते हैं। देखो क्या होगा, ये Mg+2 और यहां पे Mg+2 लिख देते, Mg+2 और क्या हो जाएगा 2Cl-, और इसको मैं तोड़ता हूं, ये क्या हो जाएगा 2Na+ और SO4-2। क्लियर। अब देखो इसके लिए अपन लिखते हैं सबसे पहले तो कोलराउस का समीकरण लिखते हैं, क्या हो जाएगा लैम्डा अनंत, क्या हो जाएगा MgCl2, ये होगा ना, लैम्डा अनंत MgCl2 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अनंत, क्या हो जाएगा यहां पर Mg+2 प्लस क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अनंत Cl-। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। लिखते हैं अपन आगे, देखो लैम्डा अनंत MgCl2 बराबर, देखो Mg+2 का लैम्डा अनंत दिया कितना दे रखा है, ये दे रखा है देखो कितनी है 20, यहां पर क्या कर देंगे 20 प्लस क्या है 2, फिर क्लोरीन की देखो कितनी तरीके क्लोराइड की इनटू कितना जाएगा 30, कितना जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, और यानी कितना हो जाएगा 80, सीधा सा आ जाएगा बिल्कुल। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही हो गया। देखो इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर है ना। अब यहां चलते अपन, देखो लैम्डा अनंत सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या जाएगा, लैम्डा अनंत 2 है ना, तो क्या जाएगा 2 लैम्डा अनंत Na+ और लैम्डा अनंत SO4-2। ठीक है, लैम्डा अनंत Na2SO4 बराबर 2 इंटू, देखिएगा सोडियम
कितना है देखो, दो तो ये कितना है 50 इंटू, सॉरी माफ कीजिएगा प्लस, कितना आएगा सल्फेट का 40। तो देखो सीधा सा कर सकते हैं अपन यहां से, बस ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और ये आपको पूछा गया कि ये आंकड़े आपको प्रश्न के अंदर दिए हुए, दिए गए आंकड़ों की सहायता से किसकी, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड और एक सोडियम सल्फेट, इनकी क्या निकालनी थी आपको, सीमांत मोलर चालकता निकालनी थी। तो अपन ने क्या किया, कोलराउस का जो समीकरण था उस समीकरण के अंदर अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी अपन ने ये समीकरण के अंदर और सोल्व कर लिया, सीधा सा आंसर है डायरेक्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, बहुत इजी है, कुछ विशेष नहीं है आपके, है ना, बहुत इजी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया, हेडिंग लगाओ, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला लिखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात करना, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात करना, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा अपन ज्ञात कर सकते हैं कि वो कितना आयनित होगा, क्योंकि प्रबल की अपन क्यों नहीं करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाता है तो 100% आयनित हुआ है, उसकी क्या मात्रा ज्ञात करें भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो 100% आयनित हो चुका है, उसकी क्या मात्रा ज्ञात करनी है ना। तो जो मात्रा जो ज्ञात करते हैं वो किसकी ज्ञात करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात करते हैं, किसकी मात्रा ज्ञात करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं लिखना है आपको, लैम्डा सॉरी एल्फा बराबर, एल्फा का मतलब क्या था, आयनन की मात्रा, लैम्डा एम सी और लैम्डा एम अनंत। ठीक है, यानी सी सांद्रता पर मोलर चालकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी सांद्रता पर, सी सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन नीचे क्या जाएगा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा अपन ज्ञात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, पूरी तरह से आयनों में विभाजित हो जाता है, जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है ये पूरी तरह से आयनों में विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके वियोजन की मात्रा अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये सीधा सा फॉर्मूला लगा देना आपको, अल्फा बराबर लैम्डा एम सी और अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अनंत। क्लियर, अगर इसको अपन आगे और अगर देखो मॉडिफाई करना चाहे तो भी अपन कर सकते हैं इसको। देखो जैसे मान लेते हैं अपन की ये लैम्डा एम है, लैम्डा एम क्या होता है बताओ, देखो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू क्या होता है, वी, या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 और नीचे अपन लिखा था एम, यानी मोलरता होती है, एम की जगह अपन ने सीबी लिखा था, सीबी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर मोलरता लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, मोलरता, इसलिए अपन ये लिखा था। ठीक है, लैम्डा एम, और अपन जानते हैं लैम्डा अनंत एम, ये क्या होता है बताओ, लैम्डा अनंत एम, अभी बता रहे कोलराउस के नियम से, लैम्डा एम कोलराउस के नियम से क्या था, ये लैम्डा हम धनाइन और प्लस लैम्डा एम ऋणाइन, यही तो था, ये था ना। तो इसको अपन देखो सीधा सा यहां पर पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 और नीचे क्या है, ये लैम्डा एम और ये क्या आपका एम, कैपिटल एम, और अंदर क्या जाएगा आपका लैम्डा अनंत एम प्लस प्लस लैम्डा अनंत
m माइनस, एक ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, अगर खोल के लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, एक बार इसको भी लिख लो लिखना चाहो तो। क्लियर? अगला लगाओ, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना करना, दूसरा अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना करना। वियोजन स्थिरांक का मतलब के की गणना करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना करना। देखो इसके लिए अपन इसका ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये वियोजित हो रहा है एसिटेट आयन CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो प्रारंभिक सांद्रता की अगर अपन बात करें, मान लो T बराबर क्या है, मान लो 0। ठीक है, तो ये तो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे आपके, और मान लेते हैं ये कितना है, अल्फा है। कितना है, अल्फा, या अल्फा किसको अपन कह लेते हैं 1 है, मान लो कितना मान लेते हैं 1, मान लो कि पहले ये कितना था 1 था और ये कितने थे 0 थे, बने नहीं अभी तक ये। ठीक है, और अपन बात करते हैं कि टी समय पर मान लो कि ये भी बन गया अल्फा, ये भी क्या बन गया, अल्फा बन गया। तो ये अल्फा किसमें से बना भाई, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो ये मान लेते इसका मोल कितना है, 1 मोल है ये, और ये 0 मोल बने नहीं, और टी समय बाद जब मान लो ये अल्फा बने तो ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर अगर इसमें से अल्फा बना तो इसमें से अल्फा माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा ना 1 माइनस अल्फा। अगर इसकी मैं सांद्रता लिखता हूं, समझना ध्यान से, सांद्रता तो यानी C1 माइनस अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा C अल्फा। समझना एक बार ध्यान से फिर से, T0 समय पर जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, T0 समय जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो ये कितना है, 1 मोल है, अभी ये बने नहीं है, 0 मोल हो गए, उत्पाद है वो तो। ठीक है, T समय बाद जब ये भी अल्फा बन गया, ये भी अल्फा, तो ये अल्फा किसमें से बना, ये इसमें से बना, एक में से, तो अपन क्या करेंगे, एक में से अल्फा बन गया तो उसको माइनस कर दो, भाई ये इतना बचा हुआ है। तो सांद्रता के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी सांद्रता लिख रहा हूं, तो सांद्रता के लिए मैंने क्या लिख लिया, C लिख दिया। अब अपन बात करते हैं के जो होता है इनका वियोजन स्थिरांक, यानी के क्या होता है, अंतिम सांद्रता, इलेक्ट्रॉन में पढ़ चुके हो आप, अंतिम सांद्रता अपॉन प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर कर रहा हूं मैं, अंतिम सांद्रता में अपन क्या लिखेंगे, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन नीचे क्या जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का मतलब C1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, देखो C से C क्या हो गया, मर गया, तो क्या बचेगा K बराबर, ऊपर क्या बचेगा C अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर, C अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके वियोजन स्थिरांक की क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वियोजन स्थिरांक की गणना। ठीक है, लिख लो ये, एक बार वापस बता देता हूं, ये कोई आपके विद्युत अपघट्य दे रखा है, T0 समय पर इसके कितने मोल है, 1 मोल है, क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो ये क्या हो जाएगा 0 होगा। T समय बाद मान लो कि ये जो उत्पाद बने कितना बना, अल्फा अल्फा बना, तो किस में से बना, इसमें से बना, तो ये कितना था 1, तो 1 में से क्या करो, अल्फा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये बन गया ये। ठीक है, सांद्रता के लिए अपन इसके लिए कुछ नहीं करना, सांद्रता लिख रहे तो क्या लिख देंगे, C लगा देंगे आगे सांद्रता के लिए, ये C किसको बता रहा है, सांद्रता को बता रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 2 होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ अगर 4 होता तो यहाँ कितना आ जाता, 4 आ जाता, अगर यहाँ 5 तो यहाँ कितना आ जाता, 5 आ जाता। वो सारी चीजें ये आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, अंतिम सांद्रता बटे हुआ प्रारंभिक सांद्रता। अंतिम सांद्रता कौन सी आपकी, यही तो है इसकी, ये इसकी सांद्रता हो गई और ये इसकी सांद्रता हो गई, और ये नीचे क्या जाएगी, इसकी प्रारंभिक सांद्रता ये आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे यूं भी लिखकर भी मिल सकता है आपको, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, कंफ्यूज हो ना तो ये लिख दो आप इस तरह से, ये बेस्ट रहेगा। उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता ये लिख लो, है ना, ये भी लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो।
लिख लिया। अगला अगला और लास्ट अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखो, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। देखो, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। इसमें क्या होगा कि आपको एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया होगा, आपको एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया होगा और उसके साथ में आपको 2 या 3 या 4 प्रबल विद्युत अपघट्य दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया होगा, साथ में 3 आपको प्रबल विद्युत अपघट्य दिए होंगे और उनकी वैल्यू आपको दी होगी। समझिएगा ध्यान से, आपको एक तो क्या पूछा जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी है और साथ में आपको प्रबल विद्युत अपघट्य दिए होंगे, यानी उन प्रबल विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हुए आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। समझिएगा ध्यान से, मान लो कि आपको दे रखा है लैम्डा अनंत, CH3COOH, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, अपन जानते हैं एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और इसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। और इसके लिए आपको दे रखा है, एक तो लैम्डा अनंत CH3COONN सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, एक आपको दे रखा है कि लैम्डा अनंत HCl दिया हुआ है और एक आपको दे रखा है लैम्डा अनंत NaCl, ये आपको दिए हुए हैं। समझिएगा ध्यान से, ये चीजें आपको दी हुई है, ठीक है। आपको एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, जो कि क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अनंत तनुता पर ज्ञात करनी है। और इसके लिए आपको प्रबल विद्युत अपघट्य आपको ये दे रखे हैं, इन तीनों का उपयोग करते हुए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखो, इसको अगर मैं तोड़ूंगा, देखना ध्यान से, तो ये कैसे टूटेगा, लैम्डा अनंत H प्लस और प्लस लैम्डा अनंत CH3COO माइनस, ये तो पढ़ चुके अपन, पता है आपको। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसको तोड़ते देखो कैसे टूटेगा, ये लैम्डा अनंत Na प्लस और प्लस लैम्डा अनंत CH3COO माइनस, इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत H प्लस और लैम्डा अनंत Cl माइनस, इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसको तोड़ते हैं अपन, लैम्डा अनंत Na प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस, इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब अपन ने इसको तोड़ दिया, अब अपने को ये देखना है कि अपने को क्या क्या चाहिए। देखो, अपने को चाहिए H प्लस चाहिए और अपने को ये चाहिए, क्या चाहिए, एसिटेट आयन। तो अपने को क्या लेना है, देखो H प्लस अपने को कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यानी समीकरण नंबर 3 से मिलेगा। और एसिटेट आयन अपने को कहां मिलेगा, समीकरण नंबर 2 में मिलेगा। लेकिन अगर अपन समीकरण नंबर 3 लेते हैं तो समीकरण नंबर 3 में आपको क्या साथ में क्या मिल रहा है, Cl माइनस भी मिल रहा है और समीकरण 2 में आपको क्या मिल रहा है, Na प्लस भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझिएगा ध्यान से, इस तरह से आपको वैल्यू दी होगी और आपको तोड़ के लिखना है, उसको डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है, बाद में कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको चाहिए एक तो H प्लस चाहिए, H प्लस की चालकता आपको यानी चालकता कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। देखो, H प्लस की चालकता यहां मिल जाएगी और एसिटेट आयन की चालकता कहां मिलेगी, यहां मिल रही, देखो इसके अंदर मिल रही है ना भाई। H प्लस की ये तो ध्यान दें कि ये तो आपको निकालना है, ये वाली वैल्यू तो आपको निकालनी है, मैंने खोल के लिए लिखा है, लेकिन खोल के लिखने का मतलब आपको H प्लस चाहिए, एक तो ये कहां मिलेगा, समीकरण नंबर 2 में मिल जाएगा, देखो ये रहा। और आपको एक चाहिए एसिटेट आयन, ये कहां मिलेगा, समीकरण नंबर 2 में मिलेगा। लेकिन जब अपन समीकरण नंबर 3 लेते हैं तो H प्लस के साथ में आपके साथ क्लोराइड फ्री आ रहा है,
ठीक है। और जब आप समीकरण 1 लेते हो तो यहाँ पर एसीटेट के साथ सोडियम फ्री आ रहा है, तो भाई इनका भी इलाज करना पड़ेगा ना, सोडियम को हटाना पड़ेगा और क्लोराइड को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको दे रखा है समीकरण नंबर 4। तो मैं क्या करता हूं, अगर समीकरण 2 और 3 को जोड़कर अगर 4 को घटा देता हूं तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन करते हैं इसको। देखो इधर समीकरण 2 3 को जोड़कर 4 से घटाने पर या 4 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सी, देखो ये रही, लैम्डा क्या है, अनंत CH3COO प्लस क्या है, फिर समीकरण नंबर 3 लैम्डा अनंत क्या है, HCl माइनस 4 को घटाना है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत NaCl बराबर क्या आ जाएगा आपके, इधर देखो ये लैम्डा अनंत Na प्लस लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस क्या आ जाएगा इधर, ये लैम्डा अनंत H प्लस और प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस माइनस लैम्डा अनंत Na प्लस माइनस लैम्डा अनंत Cl माइनस। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया समीकरण 2 3 को जोड़कर 4 से घटाने पर। तो यहां अगर अपन देखें, देखो इधर ये लैम्डा Na प्लस किसका है, प्लस का है, और ये किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसी प्रकार से अगर अपन देखें ये Cl किसका है, प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट गए तो अब आपके पास बच्चा क्या, देखो क्या बच्चा, इधर लिख रहा हूं, देखो मैं इधर, अब ध्यान से समझना इसको, लैम्डा अनंत CH3COO प्लस लैम्डा अनंत HCl ये रहा ना, और माइनस लैम्डा अनंत NaCl बराबर क्या बचा, लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्डा अनंत H प्लस। अगर आप इसको देखो तो ये जो आपको क्या मिल रहा है, देखो ये इधर देखो, ये वाला ये पूरा मिल रहा है ना, देखो समीकरण नंबर 1 है ना, ये की ये वैल्यू देखो, ये पूरी की पूरी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, ये लैम्डा अनंत CH3COOH बराबर लैम्डा अनंत CH3COONA प्लस लैम्डा अनंत HCl माइनस लैम्डा अनंत NaCl। क्लियर। तो अब आप एग्जाम में चाहो तो आप सीधा सा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो ये पूरी कहानी भी लिख सकते हो। ठीक है, करना कुछ नहीं, आपको केवल ये करना है, देखो इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको केवल ये पता करना है इसके लिए कि जो वैल्यू आपको चाहिए उसको जोड़ो, और जो वैल्यू आपको नहीं चाहिए उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि मैंने क्या किया, देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे एसीटेट चाहिए था, मुझे एसीटेट आयन चाहिए था, तो ये एसीटेट आयन मुझे किसमें मिल रहा था, मुझे समीकरण 2 में मिल रहा था। और मुझे क्या चाहिए था, H प्लस चाहिए था, ये मुझे किसमें मिल रहा था, समीकरण 3 में मिल रहा था। तो मैंने समीकरण 2 और 3 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन साथ में मुझे समीकरण 2 में मुझे क्या मिल रहा था, सोडियम मिल रहा था, और समीकरण 3 में क्या मिल रहा था, मुझे क्लोराइड मिल रहा था। तो मुझे इनको हटाना था, तो मुझे वो समीकरण इसमें से माइनस करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये दोनों हो। तो ये किसके अंदर है, सोडियम क्लोराइड, ये इसके अंदर है। तो मैंने क्या किया, समीकरण 4 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये तो क्या है मैंने, देखो ये देखो ये सोडियम एसीटेट है और ये HCl, मैंने इन दोनों को क्या किया, जोड़ा। ठीक है, और मैंने NaCl को क्या किया, देखो यहां पर ये माइनस कर दिया यहां पर। तो आप ये पूरी कहानी ना लिख के आप डायरेक्ट पता लगा के सीधा ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला सीधा फॉर्मूला लगाओगे और ये सोल्व हो जाएगा आपके डायरेक्ट, है ना। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन पोल राउस के नियम से अपन क्या करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य अगर आपको दे रखा है तो उसकी आप क्या कर सकते हो, चालकता ज्ञात कर सकते हो, अनंत अनुता पर उसकी मोहर चालकता अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक के पीछे दे रखे हैं। मेथड जो है यही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये क्वेश्चन ही, ये खुद क्वेश्चन यही भी इंपॉर्टेंट है, बस इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। अगर मान लो कि यार आपको इसकी वैल्यू दे देता, अगर मान लो कि इसकी देते थे मान लो 40, इसकी दे दी थी 50 और इसकी दे रही थी मान लो 30, तो इसको आप सोल्व कर लो भाई, इसकी 40 50 और ये -30, तो इसकी निकल के आ जाएगी डायरेक्ट अपने आप में, है या? ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको केवल पता क्या रखना है कि जो वैल्यू आपको चाहिए उसको आप जोड़ दो और जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन चलो मैं एक और बता देता हूं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे उसको सोल्व करना है ना। एक क्वेश्चन इसका अपन और करके देखते हैं। क्या टाइम हो गया? तो बस ये लास्ट क्वेश्चन बस हो गया खत्म, और क्या। देखो इधर, जैसे मान लो कि आपको H2O की आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। अब इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। H2O की आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है और इसके लिए आपको कोई ना कोई, देखो वो क्या करेगा, आपको दूसरे चालकता के वगैरह के आपको कुछ दे देगा वो। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखो इधर आपको दे रखा है तो लैम्डा अनंत NaOH दे दिया मान लो, और दे दिया लैम्डा अनंत HCl दे दिया, और लैम्डा अनंत NaCl दे दिया। ठीक है, ये तीन आपको दे रखे और इसकी सहायता से आपको ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन ये देखेंगे कि अपने को क्या क्या चाहिए, इसको अपन तोड़ेंगे पहले। तो देखो इसको अपन तोड़ते तो कैसे बनेगा, ये लैम्डा अनंत H+ और लैम्डा अनंत OH माइनस। ठीक है, यानी इन तीनों में से अपने को केवल क्या चाहिए, H+ चाहिए और OH माइनस चाहिए अपने को। ठीक है, इसको अपन तोड़ते, देखो ये क्या बनेगा, लैम्डा अनंत Na+ और लैम्डा अनंत OH माइनस। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, लैम्डा अनंत H+ लैम्डा अनंत Cl माइनस। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, लैम्डा अनंत Na+ और लैम्डा अनंत Cl माइनस। ठीक है, यही बनेगा ना। अब अपने को चाहिए H+ और OH माइनस चाहिए, तो H+ कहां से मिल रहा है अपने को, यहां से मिल रहा है, देखो यहां से मिल रहा है H+, तो और OH माइनस कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। यानी इन दोनों को तो जोड़ना है, और यहां से अपने को क्या मिल रहा है, साथ में Na+ मिल रहा है और यहां क्या मिल रहा है, Cl माइनस, यानी इनको घटाना है। तो जिसमें Na+ होगा और जिसमें Cl माइनस होगा उसको तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, और जिसमें OH माइनस होगा और जिसमें H+ होगा उसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो OH माइनस किसमें है, इसके अंदर है। ठीक है, और H+ किसके अंदर है, इसके अंदर। तो इनको तो अपन जोड़ेंगे, और Na+ और Cl माइनस किसके अंदर, इसके अंदर। तो इसको अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखो सीधा सा, लैम्डा अनंत H2O बराबर, जोड़ना है किसको, लैम्डा अनंत क्या है, NaOH प्लस लैम्डा अनंत HCl माइनस, इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अनंत NaCl। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं कि जो अपने को चाहिए उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, और जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर। तो ये कोल-राउस का नियम और इसके अनुप्रयोग हमने देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताब के पीछे इसके प्रश्न दे रखे हैं, और प्रश्नों के लगभग 2 सेट पूरे जहां तक मेरा मानना है 50 से 60 पेज जो मैंने उसके अंदर डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। प्रीवियस यानी पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी डाल रखे हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब के मैंने डाल रखे हैं। 50 से 60 पेज का पूरा एक सेट मैंने 2 सेट मैंने डाल रखे हैं। आप टेलीग्राम चैनल को चेक कीजिए, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहे, और ये ध्यान रखिए कि एग्जाम आपके होंगे। एक बच्चे का फोन आया था कि सर एग्जाम तो होंगे क्या, जो एग्जाम 100% होंगे। और सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो है आपके कुछ कट के आएगा। जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जब भी कोई सूचना मिलेगी सिलेबस कितना आएगा, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस कितना आएगा कितना नहीं आएगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि जो आपको मैटर मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, चाहे इस चैनल से मिल रहा हो या और भी अदर चैनल है जहां से भी मिल रहा है,
आप मैटर को कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अन्यथा फालतू में बाहर ना निकले। और यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।